अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। I hope that all of you are doing well. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। We missed the session on Friday. I had some to take. I hope that all of you are doing well now. I'm a little bit better. Okay, if there is any question regarding the tenses that we did in the last session, you can put up question. So I'm good, better now. Thank you. अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है टेंसेस के बारे में उसको बता दें। उस दिन हमने जो किया था एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का, अब मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि एक्सरसाइज हमारे पास है। अब इसमें देखें वो हर सवाल का जवाब देता है। अब ये व्हाट इज द वर्ब, जवाब देता है, आंसर्स, राइट। कौन जवाब देता है? वो सब्जेक्ट हो गया। किसका जवाब देता है? हर सवाल का। तो इसका हमारे पास आंसर जो है ये आ जाएगा कि ये एक्टिव सेंटेंस है और ये इसमें जवाब देता है हमारा वर्ब है, वो हमारा सब्जेक्ट है और हर सवाल ही आंसर्स एवरी क्वेश्चन। अब ये एक्टिव सेंटेंस है। अब इसको हम अगर पैसिव बनाना चाहें तो हमारा पैसिव क्या बन जाएगा? हर सवाल का जवाब दिया जाता है। वालेकुम सलाम। हर सवाल का जवाब दिया जाता है। एवरी क्वेश्चन इज आंसर्ड। आपको पता है इज हेल्पिंग वर्ब है और थर्ड फॉर्म आंसर्ड। हर सवाल का जवाब दिया जाता है। वो 7 बजे नाश्ता करता है। अब इसमें देखें शाम, वो अब वर्ब क्या है? नाश्ता करता है, यानी टेक्स ब्रेकफास्ट, राइट। अब कौन नाश्ता करता है? वो। अब बाकी क्या बच गया? 7 बजे। तो कब करता है? ये टाइम का। आवाज आपकी, मेरा ख्याल है आपके उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है। आपके कनेक्ट वो आपके उसमें जो है ना, आपके लिंक वगैरह में, वाईफाई वगैरह में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि और मैंने चेक किया, आवाज आ रही है, राइट। राइट। सो ही टेक्स ब्रेकफास्ट एट 7, राइट। सो 7 बजे नाश्ता किया जाता है। ब्रेकफास्ट इज टेकन एट, या ही हैज ब्रेकफास्ट एट 7। ब्रेक राइट, ब्रेकफास्ट इज टेकन एट 7। अब मैंने इसके साथ ब्रेकफास्ट इज हैड क्यों नहीं कहा? हैव को मैंने एज ए पैसिव वर्ब क्यों नहीं इस्तेमाल किया? मैं आपको ना कुछ वर्ब्स दिखाऊंगा जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि हम इनको पैसिव वॉइस में इस्तेमाल नहीं करते। तो ये इस तरह से आप इनको बच्चों को करा सकते हैं। ईच एंड एवरी सेंटेंस लेके इनको एक्टिव से, जब आप इनको करा रहे हो पहले एक दफा एक्टिव करवाएं, पहले उर्दू में इन्हें इसका बताएं, इसके कौन कौन सी पार्सिंग करके कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है, उसके बाद कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा एडवर्ब है।
और उसके बाद आप उसको पैसिव वॉइस में करा के फिर इंग्लिश उर्दू दोनों करा दें। तो इस तरह से हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत सा अंदाजा हो जाएगा। इसी तरह का अगर आप देखें कि ये एक्टिव के बाद ये पैसिव वॉइस की है, राइट, तो वो अपनी गलती तस्लीम करता है। अब इसमें कौन तस्लीम करता है इसमें कोई नहीं पता। वो पतंग उड़ाता है, कौन उड़ाता है इसमें कोई नहीं पता। और इसी तरह वो गोश्त पसंद करता है, कौन पसंद करता है इसमें नहीं पता, राइट। लेकिन मैं कोई नमाज नहीं छोड़ता हूं। अब कौन नहीं छोड़ता? मैं। तो अब ये एक्टिव आ गया। पिछले तीनों जो थे, पिछले दोनों जो थे, वो नहीं नहीं सॉरी, वो अपनी गलती तस्लीम करता है। कौन करता है? वो एक्टिव। ये निचले वाली है, सॉरी। अब आदमी अपनी सोबत से पहचाना जाता है। आ, कौन इसमें फेल क्या है? पहचाना जाना। कौन पहचानता है ये नहीं पता। तेल की कीमत हर माह बढ़ा दी जाती है, ये आपको पता है, अभी रात को बढ़ी है। को कौन बढ़ाता है या नहीं पता। ठीक है, फिक्रे की हद तक वैसे हमें पता है हुकूमत ही बढ़ाती है, राइट। अक्सर हामद का मजाक क्यों उड़ाया जाता है, राइट। इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है। आप इसमें कर सकते हैं कि हामद का मजाक उड़ाया जाता है, फिर उसके बाद अक्सर और क्यों को बीच में ले आए। ठीक है, तो कौन उड़ाता है हमें नहीं पता, तो ये पैसिव सेंटेंस है। इसको एक्टिव करना हो तो उसका दोस्त, उस्ताद, भाई वगैरह कोई भी आप इसको इसमें डाल के इसको पैसिव वॉइस सेंटेंस जो है वो कर सकते हैं। कितने मेहमानों को तहाइफ दिए जाते हैं, कौन देता है हमें नहीं पता। तो ये पैसिव सेंटेंसेस सारे हैं। इनको ना गौर से देखें। और मेरा ख्याल है कि अगर बच्चों को इन एक्टिव पैसिव की प्रैक्टिस एक दो टेंसेस में करा दी जाएगी तो आराम से आप बच्चों को इस कॉन्सेप्ट को कराने में कामयाब हो जाएंगे। इसी तरह इंग्लिश में जब हम करा रहे होते हैं, ही आंसर्स एवरी क्वेश्चन, राइट। दे हैव ब्रेकफास्ट एट 7, ओल्ड पीपल ईट सॉफ्ट ब्रेड, द वाटर बॉयल्स। अब ऑब्वियसली वाटर बॉयल्स जो है ये इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। हैव के बारे में मैंने आपको बता दिया कि हैव को हम पैसिव वॉइस में नहीं ले जाते। आई रिमेम्बर द एड्रेस। अब व्हाट्स अ वर्ब? रिमेम्बर। हु रिमेम्बर्स? आई रिमेम्बर्स व्हाट? द एड्रेस। तो इसमें पैसिव वॉइस को हम ले जा सकते हैं, द एड्रेस इज रिमेम्बर्ड, राइट। तो इस तरह से हम एक दो टेंसेस में अगर हम इनको करा दें बच्चों को कि एक्टिव कौन सा सेंटेंस है और पैसिव कौन सा सेंटेंस है, तो वो आराम से अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब ये बात याद रखिए कि आपने इनको समझना है। ये जो फंक्शंस हैं, ये जो हमने इससे पहले फंक्शंस किए हैं कि हम ये जो एज तक हमने फंक्शंस किए हैं, ए बी सी डी ई एफ, ताहा ती से करा दें, उसमें कोई मुझे नहीं है एतराज है। बच्चों को एक कॉन्सेप्ट को बिगिन कराते हैं, शुरू कराते हैं। लेकिन जब वो ताहा तीहे वगैरह से सेंटेंस को समझना शुरू करें तो फिर उन्हें ये बताएं कि हम क्यों ये सेंटेंसेस जो हैं ये करते हैं। टेंसेस हैव सर्टेन फंक्शंस टू परफॉर्म एंड लेट्स लर्न दोज फंक्शंस, और फिर इनको उसके मुताबिक करें। हम एक्सरसाइजेज जो आपको भिजवाएंगे या किताब में जो आएंगी वो इन फंक्शंस के साथ जो है वो आएंगी। तो इसमें ये बताएं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात टेंसेस में यह है कि अ, जो एक्शन है, वर्ब है, वो उसके उसके होने के बारे में फिक्रा जो है वो हमें बताता है कि उसका वर्ब या उसका एक्शन जो है वो कैसे होता है, किस तरह होता है, क्या वो चीज जो है वो कन्वे करता है। तो हमने ये देख लिया। ये थोड़ा सा इसको रिवाइज कर रहे हैं कि एक हैबिचुअल एक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए करते हैं, फ्यूचर में किसी प्लान्ड या अरेंजमेंट एक्शन के लिए करते हैं। और इसी तरह हम इनको
यो कोई हम किसी बात को कोट करना हो तो उसके लिए करते हैं। इसी तरह हमने जो न्यूज़पेपर में जो हेडलाइंस होती हैं उसके लिए करते हैं। और कंटिन्यूअस टेंस के उन फिक्रों में को हम इनडेफिनेट में करते हैं जिनमें एक खास तरह का वर्ब जो है वो आता है। वो कौन से वर्ब्स आते हैं उनकी एक तफसील अभी आ जाती है। और इसी तरह प्रेजेंट इन इंडेफिनिट टेंस को जो इफ क्लॉज होता है कंडीशनल सेंटेंस में, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएं, कंटिन्यूअस, इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। पहले इसमें आमतौर पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब, और वर्ब में इज आर एम, और इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म आती है, यानी इंग फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और ऑब्जेक्ट आता है अगर वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव हो, और एडवर्ब आता है। एडवर्ब को हम एंड पे लिखते हैं, लेकिन एडवर्ब सब्जेक्ट से पहले आ सकता है, सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान आ सकता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट के दरमियान भी आ जाता है, अगरचे बहुत पसंदीदा नहीं है। ऑब्जेक्ट और एडवर्ब, ऑब्जेक्ट के बाद तो एडवर्ब आ सकता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये आ सकते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आमतौर पे जैसे ऑलवेज, नेवर, तो उसको हम सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान जो है वो करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इनको करते हैं। तो ये आपने देखा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हाल में किसी काम के होने का वक्त बतलाने के लिए इस्तेमाल कर, इसको हम ऐसे कहते हैं कि कंटिन्यूअस टेंस को हम किसी भी काम के हो रहे होने के को जाहिर करते हैं। यानी मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसको हम कंटिन्यूअस, आई एम टीचिंग, ठीक है। और अगर ये मैं कहूँ कि मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, तो इसका मतलब ये है कि टाइम के फेल के होने के वक्त लाजमी नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि मैं एक ड्यूरेशन जो है उसमें बताता हूँ कि मैं एक काम करता हूँ, बट नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी ये कंटिन्यूअस टेंस जो है किसी एक्शन को बताता है जो कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहा है, जब वो बोलने के वक्त हो रहा है। ये इसकी एक सबसे जो है ना, इसकी इम्पोर्टेंट इसका फंक्शन है वो ये है। लेकिन सिर्फ यही फंक्शन नहीं है, कई और फंक्शन है जिसको ये बता रहा होता है। अब जैसे कि अभी आप देखेंगे, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, ठीक है, इसमें उर्दू में अगर जब आप कराएंगे तो आप बच्चों को बता सकते हैं रहे हैं, रही हैं। इसमें देखें, अब मिसाल के तौर पे राइटिंग, लिख रहा, लिख रही, लिख रहे। इज आ गया तो लिख रहा है, लिख रहे। अगर आर होगा तो लिख रहे हैं। अगर वो क्या कहते हैं, हूं तो लिख रहा हूं, एम है तो लिख रहा हूं। तो मैं आपकी बात सुन रहा हूं, आई एम लिस्टिंग टू यू, राइट। तो इसमें सुन रहा, लिसनिंग, और हूं, एम, ठीक है। लिसन के बाद हमेशा यू की हम प्रपोजिशन जो है वो लाते हैं, ठीक है। अहमद आज लाहौर आ रहा है। अब इसमें रहा है, आ रहा, कमिंग, है, इज, तो अहमद इज कमिंग टू लाहौर। अब इसमें देखें, इसको अगर हम करें तो वो व्हाट्स अ वर्ब, इज कमिंग, हु इज कमिंग, अहमद इज कमिंग, व्हाट, ये हमें नहीं मिलेगा क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इज कमिंग वेयर, टू लाहौर। ये कमिंग के बाद टू की preposition आती है डायरेक्शन को शो करने के लिए, प्लेस के से लिए। और बाकी क्या बच गया, टुडे। तो कमिंग वेयर, टुडे। ऊपर वाले जुमले को करें, व्हाट्स अ वर्ब, आई एम लिस्निंग, राइट, आई एम लिस्निंग टू, इसको preposition को भी हम इसके साथ लेके जाएंगे। हु इज लिस्निंग टू, आई, और लिस्निंग टू whom, यू, राइट। ये उसका ऑब्जेक्ट जो है ये हो जाएगा। और तुम काम नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट वर्किंग, इसमें नेगेटिव में हम नॉट लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है तो इसलिए आराम से हम लगा देते हैं इसमें नॉट। इसमें हमें इंडेफिनिट की तरह नहीं लगाना पड़ता, राइट। और क्या परिंदा हवा में उड़ रहा है, इज द बर्ड फ्लाइंग इन द एयर। अब इसमें देखें कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है क्योंकि ऑलरेडी मौजूद है, तो उसको हमने इंट्रोगेटिव के लिए
बाय ले आए हैं आप सब्जेक्ट से पहले। द बर्ड इज फ्लाइंग था तो इज द बर्ड फ्लाइंग। तो इसमें भी अगर हम इसका पार्स करना चाहें, पार्सिंग इसको कहते हैं, एनालिसिस करना। तो व्हाट्स द वर्ब? इज फ्लाइंग। व्हाट इज फ्लाइंग? द बर्ड। फ्लाइंग व्हाट नहीं आएगा क्योंकि फ्लाइंग इन ट्रांजिटिव वर्ब है। फ्लाइंग वेयर? इन द एयर। अब इसको हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। अब ये एक जर्नल है, आप इसको बच्चों को उनके प्रीवियस नॉलेज के साथ कनेक्ट करने के लिए आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको ये कब इस्तेमाल होता है? अब आ जाए इसके फंक्शंस की तरफ। राइट, इसके फंक्शन की तरफ आ जाएंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ऐसे एक्शन को बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो काम के बारे में बताते वक्त में हो रहा हो। मसलन ही इज सिटिंग, वो बैठा हुआ है। वो दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग। यानी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। टू यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टेल्स अस अबाउट एन एक्शन विच इज टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो एक ये इसका ये एक फंक्शन है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ये हो रहा होता है। उसका बी जो है दूसरा है ऐसे एक्शन के बारे में बताने जो जरूरी नहीं है कि इस वक्त भी हो रहा हो जबकि हम बात कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे आई एम रीडिंग अ प्ले बाय शेक्सपियर। अब ये जरूरी नहीं है कि ये एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ये इसमें दोनों इम्कान आते हैं। दिस में मीन एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग बट मे ऑल्सो मीन नाउ इन अ मोर जनरल सेंस, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ट्रिकी सा है, इसको अंडरस्टैंड करना पड़ रहा है। लेकिन मैं इसमें एक बात आपको बताऊं, इसमें आमतौर पे जो जब आपकी इंग्लिश थोड़ी सी रीडिंग अच्छी होती है तो आप इन चीज़ों को समझ जाते हैं। लेकिन यह है कि अगर आप जब टेक्स्ट पढ़ा रहे होते हैं तो टेक्स्ट पढ़ाते वक्त जब ये एक बड़ा अच्छा है कि एक आध पैराग्राफ आपने पकड़ लिया। एक आध पैराग्राफ में अगर हर रोज आप एक से एक दो तीन सेंटेंस पकड़ें और उनके ट्रांसलेशन भी अगर आप ऑब्वियसली आप करते होंगे तो उसको उसका ये पार्सिंग करें और उसके बाद उसके टेंस के फंक्शंस को करें कि इसमें एक्शन क्या है। अच्छा, एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहा है, नहीं हो रहा, जनरल सेंस है, क्या है। तो इससे ये डेली की अगर एक्सरसाइज हम अपनी क्लासरूम में करें तो इससे हम अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करा सकते हैं। ही इज टीचिंग अरेबिक एंड इंग्लिश। ही मे नॉट बी टीचिंग आइदर एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। अब मिसाल के तौर पे मुझसे को पूछे तो मैं कहूँगा मैं एम टीचिंग इंग्लिश दीज। कभी कभी मैं इसके साथ एडवर्ब इस्तेमाल कर भी दूंगा और कभी कहूंगा आई एम टीचिंग अरेबिक, टीचिंग इंग्लिश। और नहीं भी करूंगा तो इससे मुराद यही होगा कि मोर जनरल सेंस में मैं बात जो है वो कर रहा हूँ। इसी तरह एक इसका और इसका फंक्शन यह है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को किसी ऐसे एक्शन को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो किसी प्लान के तहत मुस्तकबिल में होने वाला हो। यहाँ ये वो इंडेफिनेट के साथ थोड़ा सा मिल सकता है। लेकिन इसमें यह है कि आमतौर पे इसमें जरा थोड़ा सा वो अरेंजमेंट ही नहीं बल्कि आप इसमें अपने प्रोग्राम को जो बड़े नियर फ्यूचर में आपने इसको कर देने हो ना। और ये नहीं है कि एक रूटीन और प्लानिंग के मुताबिक जो है इसमें ये भी मफहूम आता है वो भी। लेकिन यह है कि इसमें आपने एक कैजुअली एक प्रोग्राम बनाया हुआ, जैसे मैं आज रात सिनेमा जा रहा हूँ। अब ये आपकी प्लानिंग है। राइट, आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुनाइट। मेरी फैमिली कल आ रही है, माई फैमिली इज अराइविंग टुमारो। राइट, ये भी एक प्लान है। लेकिन जैसे उसमें था कि वो जैसे स्कूल जो है वो थोड़ा सा उसमें फॉर्मेलिटी का आंसर जो है ना वो ज्यादा पाया जाता है। इसमें थोड़ा सा इनफॉर्मल टच जो होता है वो ज्यादा होता है। और ऐसे फिक्रों में काम के होने के वक्त एडवर्ब का टाइम का जरूर जिक्र किया जाता है। एंड आई एम गोइंग टू द सिनेमा टुनाइट है, माई फैमिली इज अराइविंग टुमारो। दोनों फेल वर्ब के यानी कम एंड गो जो है वो जो है अ, अगर सवाए आपके पास आपका मेन वर्ब जो है कम और गो हो तो फिर आप टाइम को ना भी लगाएं तो जरूरी है, चल जाता है। लेकिन अगर कम और गो के अलावा अगर कोई वर्ब होगा तो उसमें जैसे अराइविंग है तो इसमें टाइम का आना जरूरी है। आई एम गोइंग टू द सिनेमा, इसमें अगर टुनाइट ना भी कहें तो चल जाएगा। इसी तरह गो है, अगर आप आई एम गोइंग टू लाहौर, कब जा रहे हैं,
इसका मतलब यह है कि यू हैव प्लान्ड एंड यू आर मूविंग इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। लेकिन इसके अलावा अगर कोई वर्ब होगा तो उसमें आपको एडवर्ब जो है वो लाना पड़ेगा। एडवर्ब को बहुत अच्छी तरह समझने की जरूरत है, और जहां जहां कोई कंफ्यूजन हो उसको आपको सवाल कर लेना चाहिए। इसका फोर्थ जो इसका फंक्शन है, किसी ऐसे हैबिचुअली और रिपीटेड में होने वाले एक्शन के लिए इस्तेमाल किया किया जाता है जो स्पीकर की नाराजगी का इजहार करे, ये बतलाने के लिए कि ऐसे काम का होना गैर मुनासिब है। अच्छा, ऐसे जुमलों में मुदर्रज एडवर्ब इस्तेमाल होते हैं, जैसे ऑलवेज है, कंटिन्यूअली है, कॉन्स्टेंटली है वगैरह। वो हमेशा अपनी चाबियां गुम कर देता, खो देता है, खोता रहता है, खो देता है। अब ही इज ऑलवेज लूजिंग हिज कीज। अब देखिए, खोता रहता है, खो देता है, ये सारा इसमें आ जाता है। आपका कुत्ता रात को मुसलसल भौंकता रहता है, अब ये कंटिन्यूअस एक्शन को शो कर रहा है, राइट। तो अब इसमें देखें, ये इसमें जो स्पीकर है, अगर ये फाइल जो है वो आप है, फेल जो है वो भौंकता रहता है, और भौंकने वाला जो है वो कुत्ता, आपका कुत्ता जो है वो सब्जेक्ट है, और कब एट नाइट टाइम है, और वो हमेशा अपनी चाबियां खोता रहता है। इसमें ही सब्जेक्ट है, इज लूजिंग जो है वो उसका वर्ब है, और लूजिंग वॉट हिज कीज ये उसका ऑब्जेक्ट है। लेकिन जो स्पीकर है उसकी एक नाराजगी का आंसर जो है वो इसमें है, ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल इधर होता है। और ये याद रखिएगा कि ये थोड़ा सा आम रूटीन से हट के होता है, और एक टीचर को इनका पता होना चाहिए, और एक अच्छे स्टूडेंट को इनका पता होना चाहिए, राइट। तो ये कुछ 4 किस्म के सेंटेंस फंक्शंस हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। कोई सवाल है तो पूछ लें। योर डॉग कॉन्स्टेंटली बार्क्स, इसमें वो नाराजगी वाला आंसर नहीं है, ये सिर्फ ये बन जाएगा, स्टेटमेंट बन जाएगा। यानी ये हो सकता है आप हमदर्दी का भी इजहार कर रहे हो, पूछ रहे हो कि उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसमें ये वो जो एक स्पीकर की अनोयंस है ना, वो इसके अंदर नहीं है। ये यानी कंटिन्यूअस में लाने का मतलब ही उसको उसके साथ एक अनोयंस का इजहार जो है वो करना है। अगर अब भी समय कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन कर लें, दैट्स गुड। अच्छा, अब वो आ गया, थैंक यू। अब आ गया कि देर आर सर्टन वर्ब्स विच वी डू नॉट यूज इन कंटिन्यूअस टेंस, ना ही हम उनको इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ना पास्ट में, ना फ्यूचर में, और आमतौर पे हम और फिर इसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी इस्तेमाल नहीं करते। अगर इनका जुमला कंटिन्यूअस का उर्दू में हो, राइट, तो हम इसको इनडेफिनेट में करते हैं, और अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो फिर परफेक्ट में करते हैं। आई रिपीट, इफ देयर सेंटेंसेस इन उर्दू, उर्दू में ये हमारे यहाँ ये ममानत नहीं है, सपोज किसी फेल को कंटिन्यूअस टेंस में ना इस्तेमाल करने की, तो फिर हम इसको अंग्रेजी जब करेंगे तो कंटिन्यूअस टेंस की बजाय हम इनडेफिनिट में करेंगे, और अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो फिर परफेक्ट में करेंगे। अब मिसाल के तौर पे इसमें मैं आई एम नोइंग यू, अगर मैं तुम्हें जान रहा हूं, तो ये जानना वर्ब जो है ये कंटिन्यूअस में नहीं आ सकता, नोइंग नहीं। आई नो यू, मैं जानता हूं, क्योंकि ये एक जहनी अमल है जिसमें यस और नो वाला हिसाब होता है। ये नहीं होता कि वो उसको आप किसी को यानी नो वर्ब जो है उसमें आप नो के एक्शन में आप कंटिन्यूटी जो है वो शो कर रहे हो। तो ऐसे वर्ब जो कि हमारे जो 5 सेंसेस जो हैं उनको शो कर रहे हो, या हमारे जहन के को शो कर रहे हैं, जहन में जो फीलिंग है उनको शो कर रहे हो, तो उसको हम कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे हियर, स्मेल, फील, नोटिस, ऑब्जर्व, राइट।
इनको जब भी आ जाएंगे तो हम इनको कंटिन्यूअस की बजाय इनडेफिनेट में करेंगे। वर्ब ऑफ अपीयरेंस, अपीयर्स, लुक, सीम। हम सीमिंग कभी आपने नहीं सुना होगा, राइट। लुकिंग जो है दो तरह से है, एक है दिखना और एक है देख रहा, यानी फुल आंख का इस्तेमाल करना। उस वक्त ये कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल हो जाता है। अब देखिए मिसाल के तौर पे सी है, राइट। मैं ये नहीं कह सकता कि आई एम सीइंग द वॉल बिफोर मी, राइट। आई सी द वॉल बिफोर मी। और अगर मैं ये कहूँ आई एम सीइंग द डॉक्टर टुडे, तो इसका मतलब सी का इधर थोड़ा सा देखने का, यहाँ वो मेरी वो हिस को नहीं, मैं वो शो करेगा, बल्कि ये करेगा मिलने का मफहूम जो है आ जाएगा। तो याद रखें कि इसमें इन वर्ब्स में एक वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन का बड़ा अमल दखल है, कि जो खुद ब खुद हो जाते हैं, जो काम जो एक्शन जो है वो खुद ब खुद हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप आंख खोलेंगे तो वो देखे बगैर नहीं रहेगी, आपके कान के एक खास फासले में आवाज कोई पैदा होगी तो आप सुने बगैर नहीं। लेकिन लिसन जो है वो गौर से सुनने के लिए, वॉच जो है वो गौर से देखने के नतीजे में आता है। तो ऐसे तमाम काम जो आप वॉलेंटरीली करते हैं, राइट, तो ये कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल हो जाते हैं। लेकिन जो इनवॉलेंटरीली होते हैं, जो खुद ब खुद हो जाते हैं, तो वो कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं होते। तो ये एक वर्ब ऑफ सेंसेस है, वर्ब ऑफ अपीयरेंस है, वर्ब्स ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग है। उसकी वजह यह है कि ये इमोशन एंड फीलिंग्स में आप खुद ब खुद हो जाते हैं। आप अपनी इमोशंस को में एक एक्शन को नहीं ला सकते। आप ये नहीं कह सकते आई एम हेटिंग यू, राइट। उसकी वजह यह है कि हेट यहाँ होती है या नहीं होती। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा ये है कि जैसे मिसाल पे के तौर पे आप मुझे ये इनको देखते हुए आप हो सकता है कि आई एम लविंग यू, लविंग इट, या लविंग इट को लविंग इट, खास तौर पे मेरे ख्याल से किसी ये मैकडोनल्ड का शायद ये लोगो वोगो है, कोई टैगलाइन है, राइट। तो ये इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल में ये चीजें चल जाती हैं, राइट। लेकिन फॉर्मल जब इंग्लिश बोल रहे होते हैं तब ये चीजें जो है वो नहीं चलती। और दूसरा ये है कि थोड़ा सा अमेरिकन इंग्लिश में बात चीजें जो हैं वो इस्तेमाल होना शुरू हो गई हैं, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में एक तो ये है कि नहीं हो रही। और दूसरा ये है कि जो हम फॉर्मल जिसमें वो इंग्लिश जिसमें हम टेस्ट करते हैं, एकेडमिक इंग्लिश जो होती है, उसमें ये चीजें नहीं इस्तेमाल होती। ये बात का ख्याल रखिएगा कि आम बोलचाल में चले, आम वांटिंग तो नहीं, इस कभी आपने नहीं सुना होगा। लेकिन यह है कि अ, अगर कभी बोलचाल की में हो जाए तो चले। लेकिन यह है कि इसको एग्जाम से रिलेटेड चीजों में इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह prefer, dislike, fear, loathe, value, I'm valuing you, I value you तो हो सकता है, I'm valuing you ये नहीं हो सकता। इसी तरह verb of thinking या mental activity है, I'm thinking। हम जब कॉन्शियसली आप एक काम को कर रहे होते हैं तब तो बोल सकते हैं, लेकिन आई थिंक यू आर राइट देखें आप इसी तरह बोलते हैं। आई एम फॉरगेटिंग नहीं बोलते, आई फॉरगेट, राइट। परसीव, सपोज, नो, बिलीव, अंडरस्टैंड, राइट। इसी तरह भी जो जो वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी एक्शंस को आपको अपने जहन में रखना है इन तमाम वर्ब्स के बारे में। तो ये तमाम वर्ब्स वो हैं, ये चार किस्म के वर्ब्स हैं, बल्कि पांच किस्म के वर्ब हैं, जिनको आपको कंटिन्यूअस में टेंस नहीं करना और बच्चों को सिखाना है, क्योंकि इसमें इनकरेक्ट सेंटेंसेस में बाज दफा इनमें से किसी वर्ब को ला के वो पूछ लेते हैं कि क्या ये करेक्ट सेंटेंस है या इनकरेक्ट सेंटेंस है। इसी तरह verbs of possession, I'm belonging, I belong to Lahore, I'm belonging to Lahore नहीं, I owe, I am owing नहीं। own, possess, containing, this room is containing, contains, this room is consisting of, consists of। तो ये वो तमाम verbs हैं जिनके बारे में
हम ये कहते हैं कि दे आर नॉट यूज इन कंटिन्यूअस, यानी कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, और तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर इनमें से फिक्रा आ जाए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट या फ्यूचर में, तो वो इंडेफिनेट्स में आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट। और अगर ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा तो परफेक्ट में आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। कोई सवाल है तो पूछ ले। एनी क्वेश्चन? अच्छा, पैसिव वॉइस का फिक्रा, नहीं क्वेश्चन आगे देखें। ओ थैंक यू। पैसिव वॉइस का फिक्रा, अब इसमें देखें, जा रहा है आ जाता है, वर्ब के बाद जा रहा, और उसके बाद टेंस के मुताबिक है या है। ठीक, थैंक यू। मकान बनाया जा रहा है, द हाउस इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, बिल्ड, जो भी आप इसमें कर ले, राइट। कौन बना रहा है हमें पता नहीं है, ठीक है। और इसमें ही नहीं है द हाउस इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द लेबरर्स, या इसको जरूरत नहीं होती। और अगर इसको एक्टिव करना है तो हम मकान बना रहे हैं, वी आर कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू हाउस। जूते पॉलिश पॉलिश किए जा रहे हैं, शूज आर बीइंग पॉलिश्ड। अब बाय कहने की जरूरत नहीं है, मैं जूते पॉलिश कर रहा हूँ, आई एम पॉलिशिंग द शूज। ठीक है, पैसिव वॉइस में इज आर एम के साथ बीइंग का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो अगर आप, मैंने कहा ना, अगर आप वो जो मैंने आपको कॉन्जुगेशन गर्दान सी बताई थी, एक दफा वो खत लिख रहा है, ही इज राइटिंग लेटर, खत लिखा जा रहा है, लेटर इज बीइंग रिटन, इस तरह से एक दफा एक दो टेंसेस की अच्छी कॉन्जुगेशन गर्दान करा दें तो बहुत सी चीजें जो होती हैं वो बच्चों को आ जाती हैं। और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा के नेगेटिव बनाते हैं और इज आर एम को शुरू में कर देते हैं। अब ये इसकी एक्सरसाइज है, इसको देखिए। वो इस सबक को जुबानी याद कर रहा है, ही इज लर्निंग दिस लेसन बाय हार्ट। अब दिस लेसन इज बीइंग लर्नड बाय हार्ट, इस सबक को जुबानी याद किया जा रहा है, ठीक है। अब द डॉक्टर इज लुकिंग आफ्टर द पेशेंट, द पेशेंट्स आर बीइंग लुक्ड आफ्टर। अब इधर लुक्ड आफ्टर तिमालदारी के मफहूम में है, देखभाल के मफहूम में है, तो ये वो सेंस वाला नहीं है कि जिसको हम कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। आवर कंट्री इज नॉट प्रोग्रेसिंग। अब प्रोग्रेसिंग व्हाट, अब इसमें कोई इंट्रांस, ये ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ये इंट्रांजिटिवली यूज हुआ होगा। तो आर यू गोइंग टू कराची टू स्पेंड द वेकेशन। आप इसमें देखें, व्हाट्स द मेन वर्ब, आर गोइंग, राइट। हु आर गोइंग, यू। गोइंग व्हाट, नहीं इस फिक्र में है। गोइंग वेयर, टू कराची। अब बाकी क्या बच गया, टू स्पेंड द वेकेशन। गोइंग व्हाई, टू स्पेंड द वेकेशन। अब इसमें इसमें एक टू कराची एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गया, और टू स्पेंड द वेकेशन एक एडवर्ब ऑफ रीजन आ गया। इसमें दो एडवर्ब आ गए। क्यों का जवाब जो होता है वो एडवर्ब ऑफ रीजन। अब इसमें टू स्पेंड जो है ये एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ, लेकिन ये इन्फिनेटिव है, वर्ब की एक फॉर्म है। अब टू स्पेंड वेयर, व्हाट, टू स्पेंड व्हाट, द वेकेशन। तो अब ये वेकेशन जो है स्पेंड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो आपने देखा कभी कभी मेन वर्ब के अलावा भी कोई वर्ब की कोई फॉर्म जो इन बेयर इन्फिनेटिव के अलावा, यानी इन्फिनेटिव या दूसरी को फॉर्म हो जो किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पे इस्तेमाल की हो, वो उस, क्योंकि उसके अंदर अपना वर्ब होना तो होता है, तो वो फिर अब अगर वो ट्रांजिटिव वर्ब है तो वो ऑब्जेक्ट ले लेता है, और अगर नहीं है या ऑब्जेक्ट के अलावा एडवर्ब भी ले लेता है, तो वो अगर इंट्रांजिटिव है तो वो उसी तरह एडवर्ब ले सकता है, उसका ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। तो इसको हमने करना है, कुछ चीजें मैंने इसमें करा दी हुई हैं, कुछ चीजें हमने इसको करना है, राइट। तो ये इसको इस तरह की एक्सरसाइजेस को आप देखें, आपके पास बुक्स हैं उनको देखें, ये मैं आपको भी जवाब भी दूंगा। थोड़ा सा मैं बहुत बिजी हूँ, इस वजह से इनके ऊपर नहीं काम कर पा रहा।
तो जैसे ही होता है मैं इसके ऊपर कर रहा, इसी तरह बच्चों को दें, वी प्ले इन द ग्राउंड, तो वी आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, ही इज नॉट स्विम, ही इज नॉट स्विमिंग। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। कोई कंटिन्यूअस के बारे में क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। जी, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग कंटिन्यूअस टेंसेस? जी, एनी क्वेश्चन? चले, जज़ाकल्लाह। अब परफेक्ट टेंस जो है, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस जो है ये प्रेजेंट में किसी काम के हो चुकने को जाहिर करता है। इसमें वर्ब जो सॉरी, इसमें एक्शन जो होता है वो कंप्लीट हो गया होता है, राइट। इसमें पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म जो है वो इस्तेमाल होती है मेन वर्ब की। और इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज या हैव इस्तेमाल होता है। अगर सिंगुलर वर्ब हो, सब्जेक्ट हो तो हैज, और अगर आए या प्लूरल हो तो हैव इस्तेमाल होता है, राइट। और ये किसी भी काम के मुकम्मल होने को, ये काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन इसकी इसका काम की कंप्लीशन को स्टिल प्रेजेंट के साथ जो है वो फील किया जा रहा है। मैंने आपको शुरू में भी इसके बारे में बताया था, और अभी आप देख भी लेंगे। इसके उर्दू के जुमले में चुका है, चुकी है वगैरह आता है, और लिया है, लिए हैं, दोनों का एक ही मतलब। मैं हॉकी खेल चुका हूँ, और मैंने हॉकी खेल ली है, दोनों का ऑलमोस्ट एक ही मतलब होता है, राइट। इसमें हेल्पिंग वर्ब वगैरह मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। वो अली हॉकी हॉकी खेल चुका है, तो अली हैज प्लेड हॉकी, और वो जा चुका है, ही हैज गॉन। इसके भाई अमेरिका से आ चुके हैं, हिज ब्रदर्स हैव रिटर्न फ्रॉम अमेरिका, कम बैक फ्रॉम अमेरिका, कम फ्रॉम अमेरिका। हमने इम्तहान पास कर लिया है, वी हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, राइट। इसमें अगर हमने नेगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, यानी अली हैज नॉट, ही हैज नॉट, हिज ब्रदर हैव नॉट, वी हैव नॉट। और अगर हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के बाहर लगा लेते हैं, हैज अली, हैज ही, हैव हिज ब्रदर्स, हैव वी। इस तरह से हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, राइट। अब इसको देखते हैं कि प्रेजेंट कब कब इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसी एक्शन के बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो हाल ही में अभी अभी मुकम्मल हुआ हो। आमतौर पर ऐसे फिक्रों में जस्ट बतौर एडवर्ब आता है। अब ये उसका एक फंक्शन है, वो अभी अभी बाहर गया, ही हैज जस्ट गॉन आउट, ही हैज जस्ट। अब ये अभी अभी का ताल्लुक जो है कि वो, आप ये जो बता रहे हैं कि वो थोड़ी देर पहले गया, ये 2 मिनट भी हो सकते हैं, 1 मिनट भी हो सकता है, 2 घंटे भी हो सकते हैं, वो और इससे ज्यादा वक्त भी हो सकता है। ये आपके फेल के साथ उस हाल की कुर्बत को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और अगर वो कुछ देर पहले बाहर गया तो ही वेंट अ शॉर्ट वाइल अगो, ही वेंट आउट अ शॉर्ट वाइल अगो। हाँ, इसमें जो है ना, अगर हम अमेरिकन इंग्लिश को लें तो थोड़ा सा डायलेक्टिकल डिफरेंस होता है। ही हैज जस्ट गॉन आउट को वो कहेंगे ही जस्ट वेंट आउट, यानी वो कंटिन्यू परफेक्ट टेंस की बजाय जस्ट को आमतौर पे इनडेफिनेट, पास्ट इनडेफिनेट में इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़े से डायलेक्टिकल इंग्लिश, डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं इंग्लिश के, उनका फर्क है। डायलेक्ट का मतलब क्या होता है? डायलेक्ट का मतलब ये होता है कि जो इंग्लिश जो है वो बहुत से लोग, बहुत सी कम्युनिटीज, बहुत सी सोसाइटीज बोलते हैं, और उन सब की इंग्लिश जो होती है वो नेटिव लैंग्वेज होती है, मादरी जुबान होती है। जैसे मिसाल के तौर पे अमेरिका में रहने वाले लोग हैं, बर्तानिया में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट हो जगह पे रह रहे होते हैं, तो इनमें फिर कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो इन अगर
हम इसको थोड़ा सा टेक्निकल बयान करें तो आमतौर पे वोकैबुलरी और ग्रामर में या इवन प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस जो होता है एक कॉम का, एक ग्रुप का, अब वो दूसरे ग्रुप से उस ग्रुप की इंग्लिश को हम फिर डायलेक्ट कहते हैं, राइट। इंग्लिश का ये डायलेक्ट है, यानी हम कहेंगे ब्रिटिश डायलेक्ट, अमेरिकन डायलेक्ट, कनेडियन डायलेक्ट एक्सेट्रा। लेकिन बात फिर इसका ये मतलब नहीं है कि सारा इंग्लैंड, सारा अमेरिका एक ही डायलेक्ट बोलता है। विद इन द विद इन द कंट्री भी डिफरेंट कम्युनिटीज होती हैं और उनकी एक दूसरे से मुख्तलिफ कोई थोड़ी सी डिफरेंसेस होते हैं, तो वो हम कहते हैं कि वो भी डायलेक्ट्स हैं। इसके ऊपर अगर आप में से किसी ने सोशियो लिंग्विस्टिक्स पढ़ी हुई है, और लिंग्विस्टिक तो इसमें बहुत सी चीजें आप समझते होंगे, और अगर नहीं है तो जस्ट गूगल इट कि डायलेक्ट क्या होता है। लेकिन मैंने जो आपको तीन चीजें आमतौर पे तो दो होती हैं, कि एक डायलेक्ट की दूसरे डायलेक्ट से कुछ वोकैबुलरी के डिफरेंसेस होते हैं, कुछ ग्रामर के, जैसे जिनकी में से एक की तरफ मैंने अभी निशानदेही की है। लेकिन प्रोनाउंसिएशन के डिफरेंसेस भी जो है वो होते हैं, और ये डायलेक्टिकल डिफरेंसेस है, ठीक है। तो इसी तरह बी में परफेक्ट टेंस को ऐसे एक्शन होने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसके मुकम्मल होने का वक्त हमें मालूम ना हो, और ना ही जिसका वक्त यकीनी हो। जैसे मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया, कब किया मैं पता नहीं, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, यानी मैं उसके बारे में बताना नहीं चाहता। मैंने बाले जिब्रील पढ़ी है, आई हैव रेड बाले जिब्रील, कब पढ़ी हो सकता है 30 साल पहले पढ़ी हुई हो। तो ऐसे एक्शन के लिए जो अभी अभी हुआ है या जो हो गया है लेकिन उसके बारे में, उसके मुकम्मल होने के बारे में हम जिक्र ना करना चाह रहे। परफेक्ट परफेक्ट टेंस को किसी ऐसे एक्शन को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो मुकम्मल तो हो चुका हो लेकिन इसका असर प्रेजेंट में अब भी हो। कार खराब हो गई है, द कार हैज ब्रोकन डाउन, यानी अब हमें दूसरी सवारी लेनी पड़ेगी। मैंने अपना काम मुकम्मल मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। आई हैव ये इधर आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, इधर आ जाएगा आई हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट या टास्क, जो भी आप इसको करना चाहें, राइट। अब मैं फारिग हूँ। अब कब किया है इसका कोई जिक्र नहीं है, राइट। तो इसमें एक बात देखिए कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, कार खराब होगी, द कार ब्रोक डाउन। अब इसमें आमतौर पे जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में बताए जाए, ये ऐसे फिक्रे जो पास्ट इंडेफिनिट में बताए जाते हैं इनमें आमतौर पर काम के होने के वक्त का जिक्र नहीं करते, टाइम जाहिर है। ये बात जाहिर करती है कि अब ये काम का असर प्रेजेंट में नहीं है, यानी द कार ब्रोक डाउन का मतलब यह है कि वो अब ठीक चल रही है। ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था जब मैंने टेंसेस के बारे में कहा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसी ऐसे एक्शन के बयान के लिए जाहिर करते हैं जो माजी में किसी वक्त शुरू हुआ और हाल में अभी जारी हो। ये इसका एक और इस्तेमाल है। जैसे मिसाल के तौर पे वो पिछले 3 साल से सिविल सर्विस में, ही हैज बीन इन सिविल सर्विस फॉर लास्ट 3 years, और अब भी है। हमने इसका सारा दिन इंतजार किया है, वी हैव वेटेड फॉर हिम ऑल डे, राइट। यानी अब भी कर रहे हैं। मैं इस जगह सारी उम्र रहा हूं, आई हैव लिव्ड हियर ऑल माई लाइफ, यानी अब भी रह रहा हूं। उन्होंने हमेशा हमारे लिए काम किया है, दे हैव ऑलवेज वर्क फॉर अस, और अब भी कर रहे हैं। इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ भी बाज दफा क्या वाला फंक्शन जो है वो उसमें हम कर देते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बल्कि परफेक्ट में भी इस्तेमाल जो है वो होता है। आमतौर पे इसमें एडवर्ब्स जो है वो जरूर आते हैं, फॉर, सिंस, ऑल डे, नाइट, वीक, ऑल माई लाइफ, ऑल द टाइम, ऑलवेज एक्सेट्रा। और गैर मुकम्मल शुदा अरसे को हम मुंदरजा झैल एडवर्बियल एक्सप्रेशन के साथ जाहिर करते हैं, टुडे, दिस मॉर्निंग, आफ्टर नाउ, नून, इवन, वीक एक्सेट्रा।
इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट को हम दिस मॉर्निंग के एडवर्ब के साथ तकरीबन उस दिन के 1 बजे तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद दिस मॉर्निंग एक मुकम्मल अरसा बन जाते हैं और फिर हमें पास्ट इंडेफिनिट को इस्तेमाल करना पड़ता है। 11 बजे हसन ने इस सुबह 3 दफा फोन किया है। हसन हैज रंग अप 3 टाइम्स दिस मॉर्निंग। लेकिन 2 बजे हसन रैंग अप 3 टाइम्स दिस मॉर्निंग। और ऐसे ही दिस आफ्टरनून जो है वो 5 बजे के करीब खत्म हो जाती है। आई हैवंट सीन हसन दिस आफ्टरनून। और 6 बजे आई डिड नॉट सी हसन दिस आफ्टरनून। तो ये टाइम्स का भी ख्याल रखना होता है कि किस वक्त उसी दिन। आमतौर पे हम यस्टरडे जो है वो टुडे के साथ इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर हमने ये टाइम के साथ करना हो तो फिर हम बड़े वो देखते हैं कि दिन का कौन सा वक्त है को हमने परफेक्ट इस्तेमाल करना है या पास्ट इंडेफिनिट जो है वो इस्तेमाल करना है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आमतौर पे ये वाले एडवर्बियल भी इस्तेमाल होते हैं, एवर, नेवर, ऑलवेज, अकेजली। क्या आप कभी इम्तहान में फेल हुए हैं? हैव यू एवर फेल्ड इन द एग्जामिनेशन? यहाँ जिससे सवाल किया जा रहा है इसके बारे में ये बात यकीनी है कि वो अभी तालीम हासिल कर रहा है। लेकिन हैव यू एवर फेल्ड इन इन द एग्जामिनेशन, क्या आप कभी इम्तहान में फेल हुए? यहाँ जिससे सवाल किया जा रहा है उससे बारे में यकीनी है कि वो तालीम हासिल कर चुका है। अब इधर हम हैव यू नहीं कहेंगे, बल्कि इधर हम कहेंगे डिड यू एवर। इसको डिड यू एवर फेल इन दी एग्जामिनेशन, ये हम इसको कर देंगे। फ्री हुए पास्ट इंडेफिनिट में आ गया ना। डिड यू एवर फेल इन द एग्जामिनेशन, इसका मतलब ये है कि जिससे सवाल किया जा रहा है वो जो है वो अब नो मोर इन एजुकेशन, राइट। और इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को फॉर और सिंस के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर जो है वो हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं और सिंस को हम पॉइंट ऑफ टाइम में के लिए कर रहे हैं, राइट। तो फॉर को पीरियड ऑफ टाइम, और यानी फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर 6 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। और सेंस जो है वो हम पॉइंट इन टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं 2 साल से लाहौर में मैं 2 साल लाहौर में रहा। अब ये पास्ट इंडेफिनिट, आई लिव्ड इन लाहौर फॉर 2 इयर्स। यानी अब मैं लाहौर में नहीं, हम लाहौर में नहीं रहते। और हम फॉर प्लस टाइम को परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट में या परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों में इस्तेमाल करते हैं। कि काम माजी में शुरू और अभी हाल में भी जारी है। हम 10 साल से लाहौर में रहे हैं। हम 10 साल लाहौर में रहे हैं। वी हैव लिव्ड इन लाहौर फॉर 10 years, और अभी तक रह रहे हैं। फॉर को बाज औक़ात वेट और बी और लिव ऐसे अफ़आल के बाद इस्तेमाल नहीं किया जाता। वी हैव लिव्ड हियर फॉर एन आवर, फॉर यानी फॉर एन आवर इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि फॉर वी लिव्ड हियर एन आवर या 2 वीक्स, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसको जरा दोबारा समझ लीजिए कि बाज औक़ात बाज वर्ब हैं प्रेजेंट परफेक्ट में या परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जैसे लिव है, वेट है या बी। इसके बाद हम टाइम को बताना हो तो हम फॉर नहीं लाते बल्कि सीधा ले आते हैं। जैसे हम अगर कहना हो दे हैव लिव्ड हियर फॉर एन आवर, तो हम फॉर एन आवर नहीं कहेंगे, दे हैव लिव्ड हियर एन आवर कह देंगे। और अगर हमने कहना हो कि दे हैव लिव्ड हियर फॉर 2 वीक्स, तो हम फॉर 2 वीक्स नहीं कहेंगे, बल्कि हम कह देंगे कि दे हैव लिव्ड हियर 2 वीक्स। तो फॉर को टाइम एडवर्ब से पहले भी नहीं लगाया जाता जो ऑल से शुरू होते हैं। मिसाल के तौर पे दे हैव वर्कड फॉर ऑल नाइट, ऑल से पहले फॉर को नहीं लगाते। दे हैव वर्कड हियर, दे हैव वर्कड ऑल नाइट इस्तेमाल। ये थोड़े से हैं, लेकिन ये करेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से और सही इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत सी किताबों में इस तरह की चीजों को देखेंगे कि वो नहीं बताई जाती, तो इसलिए इनका ख्याल रखें।
के ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हमें समझना चाहिए। इसी तरह सिंस को पॉइंट इन टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी शी हैज बीन रीडिंग सिंस 5 o'clock, ये पॉइंट इन टाइम है, यानी हम प्रिसाइज टाइम का जिक्र करते हैं, यानी वो अब भी पढ़ रही है, राइट। तो क्योंकि इस तरह के इस्तेमाल में प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस कंटिन्यूअस मुश्तरक हो जाते हैं, यानी दोनों टेंस किसी ऐसे एक्शन को जाहिर करते हैं जो माजी में किसी वक्त शुरू हुआ और हाल में अभी तक जारी है, इसलिए एक्शन के हो रहे होने को बताने के लिए हम उर्दू तर्जुमे में रहा है, रहे हैं वगैरह इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। और क्लॉज प्लस सेंस भी इस्तेमाल करते हैं। आई हैव वर्क हियर सिंस आई केम टू द दिस सिटी, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ जब से मैं इस शहर में आया हूँ, से यानी सिंस आई केम टू द सिटी, आया हूँ यानी आया था। और लेकिन उर्दू में हम इसको इस तरह, वही मैंने आपको बताया ना, ता है तीहा के चक्कर में इससे थोड़ा सा हमें निकलना पड़ता है। इसे पिछले हफ्ता बुखार आ गया, तब से वो काम से गैर हाजिर है। ही हैड अ बैड कोल्ड लास्ट वीक एंड हैज बीन ऑफ वर्क एवर सिंस। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। इसके बाद हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो ये पैसिव वॉइस आ जाएगा, उसमें हैज बीन आ जाएगा। जैसे किताब लिखी जा चुकी है, द बुक हैज बीन रिटन। और एक बार याद रखिएगा कि इसमें हमने अगर देना हो नेगेटिव तो हैज और बीन के दरमियान नॉट आएगा। नॉट के बारे में याद रखिए कि नॉट हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, राइट। जैसे हैज नॉट बीन, और पहला हेल्पिंग वर्ब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाता है। ये इसकी एक्सरसाइज है, इसको आप देखिएगा और इसको करेंगे। इसके बाद हम अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखें तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में वही आता है कि हमने कोई माजी में कोई काम, ऐसे काम को जाहिर करते हैं जो माजी में किसी वक्त में शुरू और हाल में अब तक हो रहा है, या खत्म तो हो चुका है मगर इसका हाल के साथ ताल्लुक अब भी है। मैं 2 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। आई बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 2 years, और अभी तक पढ़ रहा हूँ। मैं इस कॉलेज में पढ़ता रहा हूँ, आई बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 2 years, और अब नहीं पढ़ रहा। ये बड़ा अंडरस्टैंड करने का है कि किसी एक माजी में काम हमने स्टार्ट किया और अब भी हो रहा है, और माजी में हमने स्टार्ट किया और अब खत्म हो चुका है, लेकिन इसका ताल्लुक हम अब भी हाल के साथ महसूस करते हैं। हेल्पिंग वर्ब नॉट हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, और इंट्रोगेटिव में पहला हेल्पिंग वर्ब जो है वो बाद में जाएगा। वही सिंस और फॉर का वही इस्तेमाल है, पॉइंट इन टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे, सिंस 4 o'clock, सिंस सितंबर एटसेट्रा, और फॉर 2 hours, 3 weeks, 4 9 years एटसेट्रा। और इसमें फंक्शन ऐसे काम को जो माजी में शुरू और अभी तक हो रहा है, मैं इसका 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूं। अब आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम एन आवर, फॉर की बजाय आपने एन आवर जो है वो इसको कहना। फॉर ये अ, आपको ये बताया था। एंड स्टिल ही हैज नॉट स्टिल टर्न्ड अप, ठीक है। 5 बजे से खेलना हो तो दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock। और दूसरा इसका यह है कि परफेक्ट कंटिन्यूस किसी ऐसे एक्शन को इस्तेमाल करते हैं जो हाल ही में थोड़ी देर पहले खत्म हुआ। मसलन माफ कीजिएगा मुझे देर हो गई, क्या आप काफी देर से मैं इंतजार कर रहे हैं। आई एम सॉरी, आई एम लेट, हैव यू बीन वेटिंग लॉन्ग, राइट। अब फॉर लॉन्ग नहीं हमने कहा, क्योंकि वेटिंग के बाद हमने कहा था फॉर नहीं आता, ठीक है। तो अब ये ऑब्वियसली अब वेट तो खत्म हो चुका है, लेकिन यह है कि अब भी इस टेंस को हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर दिया। अहमद 2 हफ्तों से डॉक्टर से मिल रहा है, यानी डॉक्टर को दिखा रहा है। अहमद हैज बीन सीइंग द डॉक्टर फॉर 2 weeks, राइट। सेंस वर्ब जितने भी विश वांट वगैरह जो है वो आमतौर पे इसमें इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन कभी कभी जैसे मैंने कहा था इस्तेमाल होते हैं। थैंक यू फॉर दिस वॉच, आई हैव बीन वांटिंग इट फॉर एजेस। ये इस तरह से कभी कभी आ जाता है सेंस वर्ब। कभी कभी या तो यानी वो
वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री का आपको इसको ख्याल रखना है। तो ये जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ये 4 सेंटेंस है। बाकी जितने भी हमारे टेंसेस हैं वो इन्हीं के पास्ट में और फ्यूचर में आमतौर पे इन्हीं में हो रहा है। तो अगर हम इसके ऊपर जरा थोड़ा सा करेंगे तो हमारी बाकी कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो चीजें जो है वो रह जाएंगी। तो इसके नोट्स आपको आ जाएंगे तो आप इसको कर लें। और अगर आपके पास इनके कोई प्रॉब्लम है तो इसको आप जरा लिख दें, ताकि मैं इसको वो अगली में क्लियर कर दूं। क्योंकि मैंने यह है कि नया आ गया और तो मैंने एक दो टॉपिक और करा के ग्रामर से थोड़ा सा निकलना है। तो फोनिक्स की तरफ आने हैं ताकि वो इसमें, तो ये टेंसेस को भी इन फोर टेंसेस को आपने अगर अंडरस्टैंड किया है तो आपको पता लग गया कि हमारा पैटर्न जो है वो टेंसेस में क्या है। और इसका ये भी हो सकता है कि आप इसको देख के कुछ टाइम लेके इसको अंडरस्टैंड करें और फिर हम इसको बाद में थोड़ा सा उसको कर लें। मैं इसकी आपको स्लाइड सेंड कर देता हूँ आज ही। अ, तो उसको आप देख लें। और अगर सारी 12 टेंसेस की स्लाइड्स सेंड कर देता हूँ तो उसको आप देख लें। तो अगर कोई मसला हो तो फिर आप नेक्स्ट में इसको कर दें। और अभी कोई ताज़ा ताज़ा क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। जी, एनी क्वेश्चन? जज़ाकल्लाह जी। ऑल क्लियर, थैंक यू। आप इसको देख लें, मैं आपको सेंड कर देता हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको कर लेंगे। ठीक है जनाब, दिस we live with this we leave today। और देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।